हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों प्रीवियस ईयर बीपीएससी का सामान्य विज्ञान। हालांकि दोस्तों ये स्पेशली बीपीएससी के लिए वीडियो है, लेकिन प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को देखें, हो सकता है कि आने वाले कई एग्ज़ामों में ये प्रश्न देखने को मिले। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। देख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एंगस्ट्रॉन इकाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तरंगदैर्ध्य की। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉन में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। दोस्तों जो लोग हमारे साथ हमारे इवनिंग टेस्ट में जुड़े हुए हैं वे आई थिंक इस साइंस के क्वेश्चंस को पूरा से पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में अपने करवा दिया है जो ऑनलाइन टेस्ट होती हैं हमारे ग्रुप में। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर दे दूँगा, उस नंबर पर मैसेज करके या उस लिंक को ओपन करके आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी करेंटली पूछा गया है 63 बीपीएससी, और ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे 64 बीपीएससी 2018 में। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप में उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में किया जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। विद्युत शक्ति इकाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाट। देख सकते हैं, विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी कार्य डिवाइडेड बाई समय। विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रा क्या होता है? वाट होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रॉन में यह मान 3200 एंगस्ट्रॉन से 8600 एंगस्ट्रॉन होगा। तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है। NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर
लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर यानी इस परास के अंदर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, उस उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए। अभी जो हमने इस प्रश्न की व्याख्या देखी है थोड़ी ऊपर, ये वाली यानी ये रही। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने शाम के हमारा जो टेस्ट होता है उसमें देखा होगा, मैंने इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जैसे लैक्टोमीटर किसकी है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, पायरोमीटर से क्या। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं विस्तार में। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है, तो हालांकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऊपर की व्याख्या जो दी गई है, ये वाली प्रश्न संख्या 10 की जो व्याख्या है वही इस प्रश्न में इसका सही जवाब बताएगा। हालांकि जैसे किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर ये इसका नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ना ही बी, ना ही सी और ना ही डी है, इसीलिए हम ऑप्शन ई के साथ संतुष्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है दाब। दाब एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण में आयतन, दाब, चाल, दूरी इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकृति। किसी वस्तु के विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए। इसमें दिया है दोस्तों, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ये कहना उचित नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। आइए रीज़न देख लेते हैं दोस्तों। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? दोस्तों क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु के केंद्र का कहा है, तब इस प्रश्न का उत्तर न्यूक्लियस हो जाएगा। सिर्फ कहता है कि धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्रोटॉन हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10 का पावर -27 किलोग्राम होता है एवं इनकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा
ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। मैंने दोस्तों ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन से रिलेटेड ट्रिक वाली वीडियोस भी डाल रखी हैं, उसे भी देख लीजिएगा। कॉस्मिक किरणें, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। टू जी स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनरेशन। 2G पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त है। रडार का आविष्कारक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वॉटसन। ये एक स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। गॉड पार्टिकल है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन 1930 ईस्वी में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्होंने 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत समृद्ध विजेता निम्न प्रकार से हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। हालांकि कभी कभी गैलीलियो नहीं देता है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा विकिपीडिया में इसका नाम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल केबीसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें गैलीलियो और एक और साइंटिस्ट का नाम दिया गया था, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1 माइक्रोन बराबर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/1000 mm यानी 10⁻³ मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, तो दोस्तों डिग्री से सेंटीग्रेड में या डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करने के लिए या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। F = 9/5C + 32। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो C की जगह यानी सेल्सियस की जगह 40 रखकर हम लोग एक बॉडमास रूल की तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर और एडिशन करके इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रश्न का सही जवाब है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रथम प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसका प्रथम प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। लोलक की कालावधि है, तो दोस्तों
ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वो u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग से प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी त्वरण बराबर mv माइनस mu अपॉन t। m कॉमन ले लिया गया तो v माइनस u अपॉन t। तो ma इक्वल टू, जहाँ a क्या है दोस्तों, हमारा ए क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो अभी हमने दोस्तों यहाँ पे देखा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि व्याख्या में भी लिखा हुआ है। उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयतन। पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। देख सकते हैं दोस्तों, यदि किसी m द्रव्यमान का वस्तु और उसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा, m इंटू वी। संवेग और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संवेग का हो जाएगा mv और वेग का v। v से v कट तो क्या आएगा दोस्तों, द्रव्यमान यानी मास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। देख लीजिएगा कुछ और मान दिए हुए हैं। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 का पावर माइनस 12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। अगर दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण बोले तो वो प्रकाश हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस, या कह सकते हैं वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाट, क्योंकि शक्ति का अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था शक्ति की इकाई वाट है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया गया है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी, यानी यूनिट इक्वल टू 100 इंटू मल्टीप्लाई 10 आवर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 वाट प्रति घंटा। और वाट घंटा किसका है, एक यूनिट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 इकाई। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है।
हमारा ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमें ये भी बताएं जिससे हम आगे भी ये वीडियोस लगातार अपलोडेड करते रहें, जिससे आप लोगों को पढ़ने में हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों।